बहुत से लोग अपने खाने में शुगर बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, करेक्ट। उन्हें होता है, एक डर होता है कि डायबिटीज कहीं मतलब कभी भी जीवन के किसी पड़ाव में ना हो जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जैसे ऋषभ पंत है जो हमारे क्रिकेटर है, सबको पता है कि उनको एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। 4 महीने तक वो हॉस्पिटल में भी बहुत सारे सर्जरीज के थ्रू, और तो उनके एक्सीडेंट के पहले भी मैं उनका डाइट करती थी और आफ्टर एक्सीडेंट ऑल्सो 4 महीने के बाद जब भी मुझे फ़ोन आया तो वो बोलता है कि भाई मैं श्वेता थोड़ा सा भी नहीं खा पा रहा हूँ, इतना भी नहीं खा पा रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट के लिए चल भी नहीं सकता हूँ। मेरे में एनर्जी कैसे आएगी और मैं बाद में खेलूंगा भी कैसे। ठीक है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया इंटरमिटेंट फास्टिंग और उस पर 16 घंटे का एक स्टैंप लग गया है, तो लोग 16 घंटे फॉलो करते हैं। पर आयुर्वेद में ऐसे नहीं बोला है कि 16 घंटे करो, बस उन्होंने ऐसा बोला है कि सन जब भी राइज होता है तभी खाओ और सेट होता है तभी बंद कर दो। श्वेता, एक सवाल है, एक क्यूरियोसिटी है, अक्सर ऑडियंस के भी दिमाग में आता है, एक साधारण सा, खाने का टाइम निर्धारित करना ज़्यादा बेटर है या भूख से खाना? इट इज़ ऑलवेज, आयुर्वेदा में बोला गया है कि हमेशा आपको जितना भूख लगता है आप उतना ही खाओ। आप ज़्यादा जस्ट ऐसे रूल है कि आपको खाना ही है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, टाइम पे खाओ, तो ये हमारी भूख इस क्लॉक पे है, पर हमारी बॉडी इस क्लॉक को नहीं देखती है, हमारी बॉडी नेचर के क्लॉक को देखती है, राइट। सो ज़्यादातर हम खाना जब भी सन राइज होता है तभी एक बार खाओ और जब भी सन सेट होता है तभी एक बार खाओ। अगर ऐसे पूरे दिन में अगर 2 बार खाना खाते हो, ट्रस्ट मी, आपको कभी भी कोई भी चीज़ की न्यूट्रिशन वाइज या हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें भी डिपेंड्स करते हैं कि कौन से टाइप के लोग हैं। जैसे आपने मुझे पहले बताया कि मैं हर 2-2 घंटे खाना खाता हूँ, तो वैसे भी लोग हैं, कोई लोग ऐसे भी है कि सिर्फ एक ही टाइम खाना खाते हैं, कोई लोग ऐसे है कि कभी ब्रेकफास्ट खाने को मन ही नहीं करता है, जैसे मैं, मुझे सिर्फ 2 ही टाइम का खाना पसंद है। तो वो प्रकृति के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से है। लाइक अभी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चला है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यस एग्जैक्टली है क्या ये? हाँ, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया इंटरमिटेंट फास्टिंग और उस पर 16 घंटे का एक स्टैंप लग गया है, तो लोग 16 घंटे फॉलो करते हैं। पर आयुर्वेद में ऐसे नहीं बोला है कि 16 घंटे करो, बस उन्होंने ऐसा बोला है कि सन जब भी राइज होता है तभी खाओ और सेट होता है तभी बंद कर दो। दिस इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट। नाउ इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स भी कर लेते हैं, लाइक ज़्यादातर हम बोलते हैं कि हमारी जठर अग्नि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर रहती है, जो डाइजेशन में काम करती है, तो वो बहुत एक्टिव रहती है जब भी सन हमारे सिर पे रहता है, जब भी सन बहुत पीक पे है, दैट इज़ 12 से 2 बजे के बीच में। तो उस टाइम अगर आप अच्छे से खाना खाते हो, दाल चावल रोटी, जो भी अच्छा आपको खाना है, तो वो अच्छे से पच जाएगा। पर लोग आजकल क्या करते हैं, कौन सी विंडो फॉलो करते हैं, 2 से लेकर 10 बजे की विंडो, राइट। उनको वो 16 घंटे करने के लिए 2 बजे चालू करते हैं, 10 बजे कम खाते हैं, बट दैट्स अ डेंजरस जोन, क्योंकि आफ्टर सनसेट हमारी जठर अग्नि बहुत मंद हो जाती है, वो एक्टिव नहीं रहती है। तो आप बहुत बड़ा अगर डिनर करते हो, समझो, क्योंकि लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर मैं 16 घंटा करना है तो मेरे को डिनर अच्छे से खाना पड़ेगा वरना मुझे भूख लग जाएगी। ये उससे जुड़ा हुआ है क्या कि सूरज की गर्मी अर्थ पे कितनी ज़्यादा किस टाइम आ रही है? हाँ, तो वही, तो जैसे जठराग्नि को उसने ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया, तेज कर दिया, तो जब भी सन वही पीक पे रहता है, दैट इज 12 से 2 बजे के बीच में, तभी हमारी जठराग्नि बहुत पीक पे रहती है, तो वहाँ डाइजेशन करना ज़रूरी। बस सन सेट के बाद तो जठराग्नि एकदम ही सेट हो जाती, वो भी सेट हो जाती। सो दिस इज़ लाइक एक सर्कैडियन रिदम के हिसाब से हमारी बॉडी को चलना है, बिकॉज पूरी दुनिया 5 एलिमेंट से बनते हैं, एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ। हमारी बॉडी भी उसी से बनती है, तो हमें उस नेचर के सिंक में रहना है, दैट्स इट। जो आप अगर मेरे पास भी आते हो, मैं ट्राई करती हूँ कि आपकी बॉडी पूरा ये 5 तत्व जो है उसमें बैलेंस रहे, बॉडी में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक ऐसी अल्कलिनिटी क्रिएट करे, और फिर बॉडी खुद आपके लिए काम करेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर पहले वो एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ,
इनका इन पंच तत्वों से क्या कनेक्शन है? जैसे मैंने आपको बोला वो एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ है। वो जो 5 तत्व जब भी मिलते हैं तो वहाँ से 3 दोषास बाहर निकलते हैं। ऐसे 3 दोषास बनते हैं, दैट इज़ वात, पित्त और कफा। तो ऐसे मिला के कोई, कभी बहुत रेयर है कि कोई एक ही प्रकृति के रहेंगे लाइक वात, बट बहुत सारे लोग डुअल प्रकृति भी रह सकते हैं लाइक वाता पित्ता, वात पित्त हो, पित्त कफ हो, ऐसे ना। वात मतलब क्या वो मैं बताती हूँ। तो वो एक ऐसी एलिमेंट से बना हुआ है कि इट इज़ मेड अप ऑफ एयर एंड स्पेस, वायु से बना हुआ वात प्रकृति। और पित्त प्रकृति है जिसकी फायर एलिमेंट ज़्यादा रहती है। एंड कफा एलिमेंट इज मेड आउट ऑफ वाटर एंड अर्थ। तो उनमें ये एलिमेंट डोमिनेंट रहता है बेसिकली। सो फॉर एग्जांपल अगर आप वाता प्रकृति बोलते हो तो वायु एंड स्पेस होता है, तो उनकी क्वालिटी ज़्यादातर वायु, जैसे एयर क्वालिटी कैसी रहती है, जैसे वो एक जगह पे थमते नहीं, जैसे एयर एक जगह पे थमती नहीं वैसे वो भी एक जगह पे थमते नहीं है। उनके सिर पे 10-12 चीज़ें एक साथ में चलती रहती है। उनके अगर लैपटॉप्स आप ओपन करोगे तो 10 टैब्स ओपन रहेंगे। मोबाइल में भी 10 टैब्स ओपन रहेंगे, वो बंद करने में मानते ही नहीं है। बहुत ट्रैवल करना पसंद करते हैं। वो बहुत क्रिएटिव रहते हैं। ये वात प्रकृति के लोग हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वाता लोगों के। श्वेता, क्या किसी को देखकर भी ये जाना जा सकता है कि किस प्रकृति का है? हाँ। वात, पित्त या कफ? यस। तो ठीक है, आप पहले मुझे विस्तार से ये बता दें। यस, वाता प्रकृति वही लोग हैं। जैसे मैं अभी देखूं तो शायद आप वात के थोड़े बहुत तो लग रहे, मुझे टाइम लगेगा आपको जानने में, बट वात प्रकृति हमेशा इतना जल्दी पुट ऑन नहीं करते। वो जैसे हमने पहले भी बात की ना, आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहती है, तो वाता की भी मेटाबॉलिज्म हाई रहती है। वो जल्दी पुट ऑन नहीं करते, वो कुछ भी खाए तो भी। सेकेंडली उनके जैसे बहुत क्रिएटिव रहते हैं, उनको एसी बहुत जल्दी सहन भी नहीं होता है। एंड वो एक जगह पे ऐसे बैठ नहीं पाते, कुछ न कुछ मूवमेंट चाहिए। अगर बैठ भी गए, अगर आपका जॉब भी है तो कुछ न कुछ आप ऐसे रोटेट करोगे, या पेन रहेगा तो साइड पे डूडल करने लगोगे, ऐसा। एंड 10-12 चीज़ें एक साथ आप मल्टीटास्क कर रहते हैं। आपको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है या रीड करना ज़्यादा पसंद है। सो ऐसे वाता लोग ऐसे रहते हैं। फिर पित्त के प्रकृति बहुत ही, जैसे कोई भी ऑफिस में जो CEO, प्रेसिडेंट वगैरह जो रहते हैं वो पित्त प्रकृति के रहते हैं। उनकी वो प्रोफेशनली भी वैसे ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको वैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती है। दे आर द हीरो ऑफ द ग्रुप ऑल्सो। पार्टी एनिमल रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं, खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और दूसरों से भी बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। एंड पर उनको भूख बहुत जल्दी लगती है। उनकी डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हर 2-2 घंटे उनको भूख लगती है। तो अगर आपने उनको नहीं दिया खाना टाइम पे तो वो बहुत हल्ला मचा देते घर पे, हैंगरी जैसा बोलते हैं ना वैसा। और हमेशा छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये ग्लास यहाँ से गिर जाएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हैं वो पित्त प्रकृति के ज़्यादा होते हैं। ओके। और काफा प्रकृति एकदम शांत। उनको तुम कितना भी क्रिटिसाइज़ करो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बोलते जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है, बहुत स्लगिश रहता है। वो वज़न फटाफट इंक्रीज़ कर देता है। ऐसे नहीं बोलते कि मैं सिर्फ पानी पीती हूँ और मैं वज़न बढ़ा देती हूँ। तो वो कफ प्रकृति के रहते हैं। उनका वज़न जल्दी घटता भी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारी मोटिवेशन भी बहुत देनी पड़ती है। उनको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, और बहुत आलसीपना उनमें बहुत है। कभी भी पूरे दिन में सो सकते हैं, घंटों सो सकते हैं। आप कितना भी उनको हिलाओ, बेल मारो, वो उठेंगे नहीं। दिस इज कफ प्रकृति। ओके। कफ प्रकृति। उनमें बहुत कंजेशन भी रहता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। उसमें उनमें अर्थ और वाटर का एलिमेंट रहता है। तो जैसे हम सॉइल और वाटर मिक्स करते तो कैसे चिकनापना, चिकट जैसे हो जाता है, वैसे उनमें बहुत सारी म्यूकस जमा हो जाती है। तो उनमें कंजेशन है, अस्थमा है, कोल्ड एंड कफ जैसी प्रकृति बहुत चीज़ें बहुत दिखती है काफा प्रकृति में। श्वेता, जब आप किसी का ट्रीटमेंट करती हैं, किसी का इलाज कर रही होती हैं, किसी को एडवाइस कर रही होती हैं, तो आप इन प्रकृति को ध्यान में रखते हैं कि कौन किस प्रकृति का है, तो उसे बैलेंस करने के लिए आप बताती हैं? हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए। और फिर हम उनका पूरा डाइट चार्ट भी लेते कि वो एक्चुअली पूरा उनका फूड चार्ट कैसा है। फिर उस हिसाब से उनमें प्लस माइनस करके हम उनका एक अच्छा सा जो वो रेगुलर में जो यूज़ करते हैं
उनको समझाते कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसे हम प्लस माइनस करते हैं उनके खाने इन तीनों प्रकृतियों में सबसे ज़्यादा वेट गेन करने का जो कहते हैं टेंडेंसी की होती है, वो किस में होती है? कफ में, वात में या पित्त में? कफ प्रकृति में। कफ प्रकृति में। तो जस्ट अगर कफ प्रकृति का व्यक्ति आपके सामने है तो आप उसे जब न्यूट्रिशन या इस तरह की चीज़ों को सजेस्ट कर रही हैं तो कौन सी एग्जैक्टली आप किस तरह की डाइट को सजेस्ट? तो अगर कफ प्रकृति एकदम ही पूरा कंप्लीट कफ प्रकृति रहते हैं समझो, तो पता ही है कि भाई वो जल्दी लूज करने वाला है नहीं, और हमें वो भी समझ में आ जाता है कि उनमें वाटर रिटेंशन बहुत रहती है, सूजन रहती है, पफी आइज वगैरह भी बहुत रहता है। तो मैं एक चीज़ लाइक सेलेरी और क्यूकम्बर, इसका जूस मैं ज़रूर दूंगी उनको पीने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही डायूरेटिक होती है और पूरा अपना पानी मतलब एक्सेस वाटर वो हेल्प करती है निकालने में। ठीक है। फिर इनको मेटाबॉलिज्म उनका बहुत स्लगिश रहता है, इसलिए ये एक ही प्रकृति है जिसको हम ग्लूटेन फ्री बोलते हैं जाने के लिए, कि भाई आप गेहूँ मत खाओ, बार्ली मत खाओ, सूजी मत खाओ, यू नो, क्योंकि वो पचने वाला है नहीं। उनको डेयरी प्रोडक्ट से भी हम दूर रखते हैं, पनीर हो गया, दही हो गया, उनसे हम बोलते हैं अब, बिकॉज वो और भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करते जाते हैं। और उनके मेटाबॉलिज्म को टिक करने के लिए या किक करने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए मैं 1 लीटर पानी देती हूँ, जिसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ कयान पेपर, ना समझो कयान पेपर नहीं है तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम बोलते हैं, आप प्लीज़ पानी में डालो और पूरे दिन वो थोड़ा करके पानी पियो, तो वो मेटाबॉलिज्म पिकअप करती है। वो चिली फ्लेक्स में ऐसे तत्व है जो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाती है, एंड इट वर्क्स। भले रोज़ नहीं महीनों से तक नहीं करवाते, बट एटलीस्ट 6 वीक तक तो मैं ज़रूर उनको करवाऊँगी। तो ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हम ध्यान में रख के, और फिर अगर जैसे खाली कफ नहीं रहते, कभी कभी वो डबल प्रकृति के भी रहते हैं, कभी कफ वात हो गए या पित्त वात हो गया, मिक्स्ड प्रकृति के भी रहते हैं, राइट। तो उस हिसाब से फिर हमें डाइट को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये आप किसी के नेचर से पहचानती हैं? नेचर, लाइफस्टाइल, उसकी आदतों उसके हिसाब से करते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है कि बैलेंस करते करते धीरे धीरे हमें 1-2 महीने के बाद पता चलता है कि भाई इन्होंने, मतलब हर एक के बॉडी में वात, पित्त, कफ तीनों रहता है परसेंटेज में। फिर कभी कोई आपकी लाइफस्टाइल ऐसी रहेगी तो पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, या किसी की नेचर ऐसे रहेगा सुनते हैं तो कि किसी का पित्त बढ़ गया, किसी का कफ बढ़ गया, कोई सीजन में ऐसे हो गया, तो फिर उस टाइप से हम फिर चेंज करते हैं। एंड हम उनको सिखाते भी हैं। मैं ज़्यादातर वो बिलीव करती हूँ कि आप खुद की बॉडी को जानो, खुद की बॉडी को समझो, क्या दूसरा करता है वो मत देखो। आजकल वही जेंजी लोग वही करते हैं ना, एक फ्रेंड ने ग्लूटेन फ्री कर दिया तो सब ग्लूटेन फ्री पे चले जाते हैं, जबकि हालांकि वो नहीं करना चाहिए। वो नकल की प्रवृत्ति है। लाइक अगर मैंने देखा है बहुत टाइम से कि भाई कोई ग्लूटेन फ्री हो जाता है तो उनको हेयर लॉस के बहुत प्रॉब्लम होते हैं। या ये थियोरेटिकली कहाँ नहीं लिखा है या आपने नहीं देखा, पर ये मेरे प्रैक्टिकल, ये मेरे जो 23 साल के जो एक्सपीरियंस है मुझे समझ में आता है। अगर वो मुझे बोलती है मेरा हेयर फॉल है या मुझे एनर्जी ही नहीं है 4-5 बजे के बाद मैं एकदम ड्रेन हो, मैं उनको सीधा व्हीट पे ही डाल देती हूँ। अब गेहूं की रोटी खाएंगे, कोई जवार, मिलेट, रागी कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, ट्रस्ट मी, 50% आफ्टर 3 वीक्स शील से कि मेरा 50% हेयर फॉल कम हो गया, जबकि उस बंदी ने पूरे सब डॉक्टर के पास गई होंगे या सब सप्लीमेंट्स लिए होंगे और कुछ नहीं, जब भी सप्लीमेंट्स बन के वापस हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। खाली गेहूं की रोटी से इतना आपके आहार को। श्वेता, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जिनजी बहुत सारे जो मेरे साथ हैं, और वो क्या करते हैं कि मोटे अनाजों की रोटी जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह का, या उनके मिक्स और या उसी को प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि आजकल वो शायद चलन में है। राइट। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग जो मिलता था वही खाते थे। अब तो इतनी कंपनियां इतना कुछ सजेस्ट करती हैं, यही पर्टिकुलर खाएंगे तो आपके मतलब वो वेट मैनेजमेंट होगा, हाँ, और बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। शायद इस चक्कर में कुछ गलतियां हो जाती। यस। श्वेता, घी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत से युवा और बहुत लोग जो है आजकल घी खाने से बचते हैं। घी के कुछ फ़ायदे या नुकसान, या इस पे
यूज़ करना चाहिए कि नहीं डेली लाइफ में? नहीं, डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। जैसे हमने 10-15 साल पहले बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी घी को एक पॉइजन का नाम दे के, और अब Yes. देखोगे 80s 90s वालों अगर अब भी रिपोर्ट निकालते हैं तो उनका D3 हमेशा कम आता है, हमेशा। आप रिपोर्ट नहीं भी निकालो तो मैं अब आपको बोल सकती हूँ कि आपका विटामिन डी कम रहेगा। यू नो क्यों विटामिन डी कम है? लोगों को ऐसा लगता है कि सन में से विटामिन डी ऐसे पैकेट्स थ्रो करता है और आपको विटामिन डी मिल जाता है। ऐसा नहीं है। आप सन को जब भी एक्सपोज में जाते हो तभी विटामिन डी कैसे रिलीज़ होता है? वो स्किन के नीचे जो एक कोलेस्ट्रॉल लाइन होती है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है? जब तक आप बॉडी में गुड फैट या घी नहीं खाएंगे तो वो नहीं बनती है। बॉडी खुद से थोड़ी बनाती है, बट ये चीज़ें सब ज़रूरी है बनाने के लिए, तो आप में विटामिन डी बनता है। घी को गुड फैट की श्रेणी में रखा जाए? यस, डेफिनेटली। इनफैक्ट घी हमारे आयुर्वेदा में हम उसको सात्विक आहार बोलते हैं। वो बहुत ही प्योर होता है, होलसम होता है, नरिशिंग होता है। जिसको भी एंग्जाइटी डिप्रेशन है, सिर्फ आप वार्म वाटर में 1 टीस्पून घी डाल दो 3 महीने के लिए कंसिस्टेंटली, आपकी एंग्जाइटी बहुत कम हो जाएगी। आप वो स्ट्रेस आराम से ले पाओगे। घी भी त्राइडोषिक है, सब प्रकृति को काम लगता है। वो पित्त को भी एकदम काम करेगा, वात को बैलेंस करेगा, काफा को एकदम ग्राउंड करके रखेगा। घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और घी लोग क्यों डरते शायद कि उसमें वो सैचुरेटेड फैट होता है, बट उस लोगों को वो नहीं पता है कि सैचुरेटेड फैट है बट वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड से बने हुए हैं। तो वो इजीली हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज भी हो जाता है, डाइजेस्ट भी, एब्जॉर्ब भी, एसिमिलेट भी हो जाता है। सो घी लेना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अभी वो मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। बाजार का जो घी है, हाँ, बस वो इसी संदर्भ में शायद आप बोलने वाले हैं कुछ। यस। बाजार का घी तो मैं डेफिनेटली मैंने सुना है कि बाजार के घी में पटेटो का आटा मिक्स किया जाता है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो और मुझे कभी कभी वो भी मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि आप हाई क्वालिटी प्योर जो ग्रास फेड काउज रहते हैं, ऑर्गेनिक घी रहती है, वो ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट मैं तो वो बोलूँ कि घर पे बनाया हुआ घी ही बेस्ट प्योर है। और आजकल की मम्मियाँ बहुत ही टेट्रा पैक्स दूध लाती है, नेस्ले स्लिम मिल्क लाते हैं, जैसे आप स्लिम रहने वाले हो, बट वो सब बेकार है मेरे हिसाब से। भैंस के तबेले के जो इतना झाड़ा फैट बनता है वही दूध है, वरना कोई दूध है ही नहीं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्शन देते हैं आजकल, वो सब अलग है। अगर पर आपको पता है कि आपको एक अच्छा सा सोर्स मिल रहा है तबेले के दूध का, देन आई वुड डेफिनेटली, मैं खुद मेरे घर पे तबेले का दूध ही आता है भैंस का, जिसमें अच्छे से मस्त जड पूरा ऐसे फैट बनता है, और मैं घर पे ही घी बनाती हूँ। मलाई जमती है और उसी मलाई से हम घी बनाते हैं। सो प्योर घी, ताकि उसकी बेनिफिट्स आपको मिले। हाँ, क्योंकि बेनिफिट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर जो भी आप फूड खाते हो वो अगर अच्छा चीज़ें है, ऑर्गेनिक है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। फॉर एग्जांपल, ये घी से थोड़ा मैं अलग जाती हूँ, पर ये मेरा बस 1 ही महीने पहले एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरे को यहाँ पीछे साइटिका का इश्यू हो गया था। तो मेरे आयुर्वेदा के हिसाब से मुझे जिंजर पाउडर लेना था। तो मैं तो लेती गई 1 महीना हो गया, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो मेरी मम्मी ने मुझे फिर एक ऑर्गेनिक जिंजर पाउडर दिया, बहुत अच्छा सा था। तो 3 दिन मैंने लिया उसी प्रमाण में और मेरा पेन पूरा चला गया। तो इट इज़ लाइक जिंजर पाउडर। पर वो मेरा बात ये कहने की है कि आप कोई भी चीज़ है ना, ऑर्गेनिक और अच्छे अगर रहते हैं, क्वालिटी के, गुड क्वालिटी, वो उसका असर दिखेगा ही दिखेगा, वो बहुत पोटेंट रहता है। पर आजकल बहुत चल रहा है ना कि ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल, एंड उससे थोड़ा सा बचना है। वो आप और मैं नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअली क्या है। हाँ, उसकी प्योरिटी का अंदाज़ा आता है, अडल्ट्रेटेड समझ में आता है, बट आप फिर भी वो धोखा थोड़ा सा हो ही जाता है। बहुत से लोग आपको मिलते होंगे। जस्ट श्वेता, आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी आप ट्रीट करती हैं, उनको हील करती हैं, उनको आप डाइट प्लान बताती हैं, सजेस्ट करती हैं। ऐसा कोई एग्जांपल जो अभी कोई ख़ास, अगर आप नाम लेना चाहें, बताना चाहें कि किसी को आपने मदद की उबरने में, उसकी दिनचर्या, उसके डाइट प्लान, तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं आप। हाँ, सो डेफिनेटली जैसे ऋषभ पंत है,
जो हमारे क्रिकेटर है, सबको पता है कि उनको एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। 4 महीने तक वो हॉस्पिटल में भी बहुत सारे सर्जरीज के थ्रू और बहुत एकदम ही क्रिटिकल हो गए थे। तो वहाँ से उनको बाहर निकलना, बड़ा एक्सीडेंट था, काफी बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत बड़ी सर्जरीज हुई थी, काफ़ी दवाइयों से वो एक्सपोज हो चुके थे। फिर जब भी, तो उनके एक्सीडेंट के पहले भी मैं उनका डाइट करती थी और आफ्टर एक्सीडेंट ऑल्सो 4 महीने के बाद जब भी मुझे फ़ोन आया तो वो बोलता है कि भाई मैं श्वेता थोड़ा सा भी नहीं खा पा रहा हूँ, इतना भी नहीं खा पा रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट के लिए चल भी नहीं सकता हूँ। मेरे में एनर्जी कैसे आएगी और मैं बाद में खेलूंगा भी कैसे, यू नो। और किसी क्रिकेटर को ऐसे देखना एंड ही इज़ लाइक अ लायन, लाइक अभी आप उसको ऐसे रैट के जैसे देखोगे तो आपको खुद को भी अंदर से एक एकदम चैलेंज हो जाता है कि नहीं मैं इसको बाहर निकालूंगी कैसे भी करके। करेक्ट। उसको बहुत मोटिवेट करा। फिर हमने उनके डाइट को पूरा आहार चेंज किया, घर का खाना दिया, खिचड़ी दिया, उनका पूरा दिनचर्या को चेंज किया जो मैंने आपको अभी बताया। ये वही खिचड़ी जो आप अभी बता रहे थे? सेम। उन्होंने बिना कोई झिझक, आई विल नॉट लाई, 1 महीना सिर्फ खिचड़ी ही खाया है। लंच डिनर धीरे धीरे करके उनका पोर्शन बढ़ने लगा एंड बॉडी उसको डाइजेस्ट करने लगी। फिर हमने उनका धीरे धीरे जो घर का उनका जो स्पेशल फूड है वो सब स्टार्ट किया, बॉडी उसको एक्सेप्ट करने लगी। फिर हमने उनकी एक आहार से उनकी एक सर्जरी भी टल चुकी थी, विच वॉज अ वेरी बिग सर्जरी, वो भी निकल गई। उनकी ये बोन्स, उनकी सब वाइटामिन्स मिनरल सब उनमें वापस हमने सब नरिश किया, फ्लरिश किया एंड उनकी दृढ़ता भी थी। उन्होंने अच्छे से एक्सरसाइज किया, उनकी बॉडी को स्ट्रांग बनाया और आप देख रहे अभी तो आईपीएल ग्राउंड पे मस्त खेल रहे। कितने महीने तक लगातार इस तरह से फॉलो करना पड़ा? 6.5 महीने लगे थे। 6.5 महीने टोटल उनको बाहर निकालने में। अक्सर अभी भी वो कर रहे, अभी भी। अच्छा, अभी वो मोटिवेट हो गए ना कि अभी आहार से ही वो उन्होंने नॉट ओनली आहार, लाइफस्टाइल भी उन्होंने चेंज करके, इसीलिए शायद वो आहार विहार शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि बिहार में पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल आती है, आहार में जो हम खाते हैं दोनों मिला के कंप्लीट होते हैं। इसीलिए बार बार आप इस बात पे जोर दे रही हैं। ओके, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो डिफरेंट हो? जब मैंने कैंसर, मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि असाध्य बीमारियाँ जिसमें सिर्फ कैंसर ही नहीं होता, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, दवाओं में नहीं है। बिल्कुल ये मान लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर रोग हो गया तो इंसान का बचना मुश्किल होगा, या है जिंदा लेकिन उसकी ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे केसेस में कोई आपका एक्सपीरियंस? तो ऐसे एकदम ही बचना मुश्किल जैसे तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज उसमें वो सिर्फ कैंसर है और उसमें एक ही टाइप का जो मैंने आपको बोला लाइफस्टाइल और आहार में काफ़ी चेंज लाना चाहिए। बट देर आर अदर स्किन इश्यूज ऑल्सो जिसमें हम एक्जिमा जैसे, डर्माटाइटिस जैसे बहुत कॉमन है लोगों के बीच में। और उसका आप सिर्फ मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि वो जैसे खाते रहोगे वो सिम्टम्स कम होते जाएंगे। परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और खाली थोड़े नहीं तो पूरी शरीर वो डर्माटाइटिस से भरा हुआ रहता है। तो मेरे एक ऐसे क्लाइंट थे जिनका पूरा शरीर डर्माटाइटिस से, पूरी सब डॉक्टर्स को वो जा चुके, जहाँ तक वो लेते थे मेडिसिन तब तक उनका सॉल्व होता था। बट हमारे पास आए और हमें 4 महीना लगा उनका पूरा प्रकृति को चेंज, बिकॉज उनकी पित्त प्रकृति काफ़ी हद तक इम्बैलेंस्ड थी। तो बहुत सिंपल चीज़ों से हमने इनको इम्प्रूव, ऐसे कोई एकदम एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट या ऐसे कुछ हमने दिया नहीं है, सिंपल आहार देके उनको पूरा बाहर निकाला। एंड ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव ऑल्सो। 15 डेज में उनको बहुत अच्छा लगा, जो हम ईचिंग बोलते हैं और घड़ी लोगों के सामने पेट करके ऐसे खराब लगता है, खुजली जैसी हो जाती है और कहीं भी चकत्ते पड़ रहे हैं या तो वो सब उनको धीरे कम होते गया। फिर पूरा क्लीन हो गया, पूरा शरीर उनका क्लीन हो गया। ये आहार से संभव है, सब आहार से, आहार एंड लाइफस्टाइल आप दोनों को मिक्स कर रही हैं, दोनों को एक साथ आप बोलती हैं, इसीलिए आहार विहार जिसको सिंपल पान भी दिया है मैंने उनको,
लंच और डिनर में। हाँ, नागरवेल पान के अंदर 1 इलायची, 2 तुलसी और 1 लौंग डाल के मैंने उनको बोला आपको रोज़ खाना है ये। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, औषधि है गुड़ के औषधि साथ। है। हाँ, Okay. जैसे कलकत्ती पान आप जो बोलते हो वैसे। तो ये दिनचर्या है, हमने कुछ नया कुछ नहीं लाके रखा है। इट इज़ रिटन इन हमारे वेदास में, पर हम नहीं फॉलो करते हैं। श्वेता, एक बात कही जाती है, सुनने में जो मुझे आता है, गट और ब्रेन का कनेक्शन, करेक्ट? एक एक्सपर्ट हैं आप इस पर मुझे विस्तार से बताएं। आयुर्वेदा का सबसे बड़ा थंब रूल है कि आपका गट क्लीन होना चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट लोग अभी गट को बोलते हैं कि वो एक सेकंड ब्रेन है, हाँ, पर मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि वो एक प्राइमरी ब्रेन है। क्योंकि कभी भी आपको कोई कुछ भी आपको अगर डिसीजन लेना होता है तो हमेशा मैं क्या बोलती हूँ, अरे गो विथ योर गट फीलिंग। हम गट फीलिंग बोलेंगे, डोंट गो विथ योर ब्रेन फीलिंग, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। या कभी हमारा रिजल्ट आता है या मेरे बच्चे का रिजल्ट आया तो मेरे पेट में बटरफ्लाईज घूमते रहते, गुड़ 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 होते या चूहे दौड़ते, कभी मेरे ब्रेन में बटरफ्लाई हुआ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, राइट। क्योंकि गट लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 60% हमारे हॉर्मोन्स लाइक हैप्पी हार्मोन लाइक सेरोटोनिन हमारे गट से ही रिलीज होते हैं। इतने सारे इमोशंस हमारे गट में ही रिलीज होते हैं एक्चुअली। और मैं तो लोगों को वो भी एग्जांपल देती हूँ कि गट और ब्रेन एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शेयर करते हैं। लाइक ब्रेन हमारा हस्बैंड है और गट हमारी वाइफ है। तो अगर वाइफ हमेशा नैगिंग करती रहेगी, कंप्लेन करती रहेगी, तो कभी भी आपने देखा है कोई हस्बैंड हैप्पी रहेगा? कभी नहीं, राइट। तो वैसे ही अगर गट आपका कुछ ना कुछ चुंग करते रहेगा तो आपका ब्रेन कभी भी पीसफुल रह ही नहीं सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ, बहुत रेस्टलेस हो जाते हो, आपको कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाओगे, आपको किसी जगह पे मीटिंग करनी है तो आप फोकस भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये है कि गट और ब्रेन में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। और जब भी आपकी डाइजेशन ठीक नहीं रहती है, वो हमेशा टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट होने देते हैं और इसी वजह से आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो, स्ट्रेस की तरफ चले जाते हो, आपके माइंड को वो क्लाउड कर देता है और आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो। और जब भी आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है, वो मेंटल क्लैरिटी भी देता है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है और आपको बहुत ही पॉजिटिव भी बना देता है। और कोई भी स्ट्रेस भी आ जाए आप उसको टैकल कर सकते हो। So this is how gut and brain is actually connected with each other. श्वेता, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, जिन्हें इमोशनल क्रेविंग्स होती हैं? हाँ। वो अपने गट को कैसे दुरुस्त करेंगे, क्योंकि वो तो कुछ भी खा रहे हैं। इस पर तो इमोशनल आप कभी भी कुछ खाना खाते हो या कोई भी क्रेविंग को सेटिस्फाई करते हो या किसी इमोशंस को कंफर्ट देने के लिए फूड खाते हो, तो उसमें हमारे बहुत सारे तत्व थोड़े से बिगड़ जाते हैं। बट देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज जो मैं ज़्यादातर लोगों को बोलती हूँ कि अपनाइए। कि समझो, लिसन टू योर बॉडी सिग्नल्स। जो भी बॉडी सिग्नल देती है आप उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए। कभी आपको भूख लगती है तो आप सीधा जंप मत कीजिए किसी फूड पे, थोड़ा सोचिए कि यह सही में मेरी हंगर है या कोई दूसरा कारण है। ये हो सकता है कि ये इट कुड बी बिकॉज ऑफ सैडनेस और बोर्डम या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है इसकी वजह से। सो जैसे जैसे आप आपके बॉडी के सिग्नल्स को रीड करना सीख जाओगे तो वैसे वैसे आप उसको रिस्पॉन्ड भी पॉजिटिवली कर पाओगे, राइट। सेकेंडली, हमेशा जब भी हम नहीं बोलते फूड हम मेडिसिन की जैसे यूज़ करते हैं, राइट। वैसे कभी भी आपको so instead of actually going to a food to actually comfort your emotions, use the food to nourish the emotions, right? जैसे आजकल के जो जेनजी है ट्रेंडिंग डाइट्स बहुत करते हैं। मैंने देखा है ट्रेंडिंग डाइट्स में बहुत सारे फूड ग्रुप्स यूज़ नहीं करते, उसकी वजह से हमें इमोशनल्स, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी होती है। अगर ऐसे लोग होते हैं, आई वुड रियली एडवाइस कि भाई 2-3 हफ्ते तक आपकी ये डाइट बंद कीजिए, एक अच्छा सा बैलेंस डाइट खाइए जिसमें पूरा 6 टेस्ट हो, स्वीट, सार, सॉल्टी, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, पंजेंट जैसे सब टेस्ट हो आपके आहार में। वो खाइए, वो आपको डीपर लेवल तक आपके इमोशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। इट वर्क्स वंडर्स ऑन देम। तीसरी चीज़, हमेशा हर्बल सपोर्ट लीजिए। आयुर्वेदा में हमेशा हम
हर्ब्स और स्पाइसेस का सपोर्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अश्वगंधा और ब्राह्मी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एकदम काम हो जाता है, आपको सूद करता है, आपकी नर्वस सिस्टम को सूद करता है। और समझो आपको शुगर क्रेविंग होती है तो रोज़ सुबह उठ के आप सिनेमन, दालचीनी और इलायची पाउडर का एक काढ़ा पीजिए, आपकी शुगर क्रेविंग तुरंत ही चली जाएगी। सिर्फ दो दिन में आप उसमें निकल सकते हो। सो लाइक ओवरकमिंग द इमोशंस इज़ एक्चुअली अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन कि हाँ ख़त्म हो गया, यू नो, इट इज़ लाइक अ जर्नी। और जैसे जैसे आप इसकी तरफ बढ़ते हो, लाइक माइंडफुली और सेल्फ अवेयरनेस के हिसाब से, वैसे वैसे आप उसको ईजिली माइंड रिस्पेक्टफुली उसको टैकल कर पाओगे। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू एक्चुअली टैकल द इमोशंस। श्वेता, तो बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी सवाल। बहुत से लोग अपने खाने में शुगर बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, करेक्ट? उन्हें होता है, एक डर होता है कि डायबिटीज़ कहीं मतलब कभी भी जीवन के किसी पड़ाव में ना हो जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं शुगर का बिल्कुल छोड़ देना? नहीं, शुगर को एकदम ही छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर माइंडफुली पोर्शन कंट्रोल करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और कौन से टाइप की शुगर लेते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेदा में कभी भी शुगर नहीं लेने का कभी हमने बोला ही नहीं है, राइट? बट अगर आप बिस्किट्स भी खाते हो, चॉकलेट्स भी खाते हो, केक भी खाते हो पूरे दिन में, तो आपकी बॉडी में बहुत शुगर बन जाती है, और इतनी शुगर हमारे ऑर्गन्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो हमें ज़्यादातर हम आयुर्वेदा में मिश्री, धागे वाली मिश्री बोलते हैं, दैट इज़ रियली वेरी गुड टू यूज़ रादर देन द रिफाइंड शुगर। हम डेट, खारेक का पाउडर बोलते हैं, खजूर का जो ड्राई खजूर का पाउडर आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। पर अगेन वो हेल्दी है, पर कम मात्रा में। कुछ भी थंब रूल अगेन आयुर्वेदा में एक ही है, हमेशा मात्रा में खाइए, पोषण कंट्रोल में खाइए, आपका डाइजेशन एकदम डाइजेस्टिव फायर को ठीक रखे, आप सब कुछ कर सकते हो। सो आई वुड नॉट एडवाइज यू टू स्टॉप कम्प्लीटली। हाँ, अगर कोई कंडीशन है लाइक डायबिटीज़ एंड ऑल, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टॉप इट। श्वेता, इसी से जुड़ा एक सवाल, जो लोग डायबिटिक हैं, किसी भी टाइप के मधुमेह के शिकार हो सकते हैं, डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं, उनके लिए कोई ज़बरदस्त रेमेडी है क्या आपके पास? यस, एक जूस है जिसमें बेल पत्ता आता है, कड़ी पत्ता आता है, और बेसिल का पत्ता आता है। सो 7 बेल पत्ता, 7 बेसिल के पत्ते और 7 कड़ी पत्ता, तीन को मिला के। तुलसी का पत्ता? बेसिल नो, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल बेसिल, मतलब नॉट इंटरनेशनल, इंडिया में ही ग्रो होते हैं, बट जो हम पास्ता पिज्ज़ा में जो बेसिल यूज़ करते हैं, सो वो 7 के प्रमाण में जाएंगे या 9 के प्रमाण में जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन अवर शुगर लेवल। उसका एक जूस बनाते हैं और एम्प्टी स्टमक उसको पीते हैं, उससे बहुत काफ़ी हद तक हमारी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। सेकंड है कवासिया विजयसरी वुड बोलते हैं हम उसको। अच्छा। वो भी एक वुड जैसे रहता है, ओवरनाइट उसको सोक करना पड़ता है, नेक्स्ट डे वो सिर्फ पानी पीना होता है। दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट इन कंट्रोलिंग योर शुगर। ये 2 बहुत ही वर्थ ट्राइंग रेमेडीज है। ओके, एंड इसी के साथ जस्ट जिन लोगों को बीपी की बहुत समस्या होती है, धड़कनें उनकी अचानक तेज या स्लो हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, उनके लिए क्या सजेशन हो सकता है? ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। क्यूकम्बर के ऊपर 1 चम्मच हनी डाल के खाना, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और जिसको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, हम उनको हर तीसरे दिन इलेक्ट्रल का पानी या पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट डालने को बोलते हैं और पीने के लिए बोलते हैं। कभी कभी सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस भी बहुत हो जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ये बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के पीने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ओके, यानी कि जिन्हें लो बीपी की शिकायत है, हाँ, वो नमक की मात्रा ज़्यादा रखें। हाँ, मतलब दूसरे तीसरे दिन आपको इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी पड़ता है, वरना जैसे मुझे हमेशा लो ब्लड प्रेशर हो जाती है, तो मैं हमेशा ड्रेन हो जाती हूँ। जब भी मैं रात को सोची यार ड्रेन हो गई, तो मैं नेक्स्ट डे सुबह से
200 ml का एक इलेक्ट्रल पाउडर जो ORS का पाउडर आता है वो डाल के पी लेती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। लोग छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझते हैं और सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, इसकी दवाई, उसकी दवाई, ये दवाई, बट ये सब चीज़ें बॉडी में होती है और हमें उसको रिपेयर करना होता है विथ फूड। तो अभी इस शो को हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा और आगे हम श्वेता के साथ कंटिन्यू करेंगे कुछ नए सवालों के साथ, नए एपिसोड्स में। तो धन्यवाद श्वेता शाह, आपको इस एपिसोड स्पीकिंग ट्री के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करने।